हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपके सामने एनसीईआरटी सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, इसलिए हम अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ज़रूरी एनसीईआरटी है उसे मैं लाने की कोशिश करूँगा। उसी कड़ी में आज हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप लोगों के बीच क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत 1 लेकर आए हैं। जिनका चैप्टर का नाम है अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटकों या फिर पशुपालकों, कृषकों, शासकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी हम पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। यहाँ पे है अतीत। अतीत मतलब होता है भूत, मतलब जो बीत गया। इसी को हम लोग इतिहास भी बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नीचे एक मानचित्र दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी, यहाँ पे कह रहा है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी घाटी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और फिर तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे आकेट भी करते थे। तो ये नर्मदा नदी देखिए, यहाँ पे मैप में हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ पे है। ये देखिए नर्मदा नदी, यहाँ देखिए ये है ना नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जो मध्य भारत से निकलकर गुजरात के नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे ना कई लाख वर्ष पहले यहाँ पे संग्राहक यहाँ पे रहा करते थे। क्या रहते थे? संग्राहक मतलब जो जमा करके मतलब रहता है, मतलब संग्रह करना। वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह करते थे। मतलब वहाँ से जो नदी के तट के किनारे, वहाँ से मतलब ये सब वो संग्रह करके अपने मतलब रखते थे, अपने पास जमा करके रखते थे, एकत्र करके रखते थे, संग्रह करके रखते थे। फिर है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाने के लिए कह रहा है इसमें। किरथर पहाड़ियाँ, ये देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम। ये देखिए में ये इधर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो ये एरिया जो है उत्तर पश्चिम कहलाता है। ये उत्तर और पश्चिम के बीच का एरिया, ये पूरा एरिया उत्तर पश्चिम हो गया। और ये पूर्व और उत्तर, ये बीच का एरिया हो गया उत्तर पूर्व। और ये एरिया ये हो दक्षिण पूर्व हो गया। और ये एरिया हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। तो वही देखिए उत्तर पश्चिम में बोल रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हो गया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष
पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। मतलब सबसे पहले यहीं पे गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मतलब यहाँ से एक तरह से कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले गेहूँ कृषि का यहीं से विकास हुआ। ये एरिया पाकिस्तान का एरिया है। ये पाकिस्तान का एरिया, ये हमारा भारत, यहाँ पे ये थार मरुस्थल और ये सिंधु नदी। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में बोल रहा है। ये देखिए उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य। मध्य भारत में ये देखिए विंध्य। उत्तर पूर्व में गारो था, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था विंध्य के उत्तर में। और ये जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ का फसल उपजाया गया था। यहाँ बोल रहा है सिंधु और इनके मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब देखिए कह रहा है कि ये जो है सिंधु नदी, ये जो एरिया है सिंधु नदी का, इस एरिया में लगभग 4700 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था। यहीं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर पता चलता है हम लोगों को। अभी उसके बारे में नहीं दिया गया है, उसके बारे में आगे होगा। और गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तट के इलाकों में लगभग नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। समुद्री तट इलाकों के किनारे मतलब 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नगर का विकास हुआ था। और ये गंगा जो नदी है, ये एरिया में, इस एरिया में और समुद्र के तट के किनारे 2500 BC में और यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व 2500 BC नहीं, वर्ष पूर्व। गंगा और उनकी सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए बोल रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, बोल रहा है प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से भी जाना जाता था। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी
ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मतलब ये जो एरिया है सोन, ये जो सोन है, इनके आसपास को जो क्षेत्र ये है बिहार, तो यहाँ पे जो है ना मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था। यहाँ पे मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था, और जिसे इसे तो आप बिहार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मगध साम्राज्य हुआ था, और ये बहुत शक्तिशाली था। यही मगध की राजगीर के बारे में भी आप जानते होंगे, मगध गिरिव्रज। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पहाड़ी, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम बड़ी होती थी। फिर भी वे यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थे। अतः कुछ लोग काम की तलाश में भी तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी तो प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़, सुखाड़, इस कारण से भी या तो काम तलाशने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में भी उत्सुकता बस भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो यहाँ से इसके लिए हम देख लिए, ये लास्ट वाला ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो इस टाइप का जो रहता है, जैसे कि मानचित्र उनमें दक्षिण एशिया मतलब आधुनिक भारत जो आज का भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्री और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण ये तो महाद्वीप, दक्षिण एशिया जो है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसमें क्या है, विशालता। इनकी विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इन्हें प्राय उप महाद्वीपीय भारत, इसे प्राय उप महाद्वीप कहा जाता है। एग्जाम में पूछ जाता है कि उप महाद्वीप क्या होता है। उप महाद्वीप वो होता है कि समुद्र और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, यहाँ क्योंकि इस एरिया में बहुत सारा ये जो है हमारा ये एरिया जो है और भी बड़ा मतलब होगा, इसमें मैप में नहीं आया। वर्ल्ड ये पूरा ये जो यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ी है। यहाँ पे जैसे कि बिंद पहाड़ियाँ हो गया, गारो पहाड़ियाँ हो गया, फिर यहाँ पे पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, उसी तरह चाइना में है, फिर यहाँ पे इधर हिमालय हो गया आपका, इधर म्यांमार, मतलब पहाड़ी वगैरह है। और फिर ये इन्हीं के कारण इनको दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया में समुद्री और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इन्हें उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, अगर पूछा जाएगा आपसे दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, जैसे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश हैं आदि पड़ोसी देशों को भी दर्शाता है। तो इसमें जैसे कि आधुनिक भारत हो गया, फिर भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये सब इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उपमहाद्वीप? क्योंकि ये पहाड़ियों और पर्वतों और समुद्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बटे होने के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं उपमहाद्वीप। इनकी ज्योग्राफी अलग प्रकार की है इसलिए। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र में देखिए कि पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र, पहाड़ियाँ, पर्वत तथा समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जो उपमहाद्वीप है इनका उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण, अभी हम लोग देखे ही थे कि उनका उपसीमा को जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते, इधर किरथर पहाड़ी था, अभी हम लोग देखे ही थे, जैसे कि देख लीजिए करते। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति की परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो सभ्यता, संस्कृति इसी प्रकार से विकास होता है ना, कि एक दूसरे से बहुत सारी संस्कृतियाँ नए तरीके से एक दूसरे के विचारों को जानते, अपनाते, फिर बहुत सारी चीज़ उनके जानकर संगीत रचना कैसे वो रहते थे, उनका रहन सहन, सांस्कृतिक उनका क्या था, धीरे धीरे। इसलिए ना भारत को विविधता वाला संस्कृति बोला जाता है। भारत विविधता का देश है। अब यहाँ है अपने देश का नाम। यहाँ है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। ईरान इधर है, भारत के जैसे ये भारत है ना, बढ़िया नहीं बन रहा है। जैसे ये भारत है ना, तो इधर है ईरान, इधर है ईरान, इधर उधर नहीं, मतलब जैसे कि क्या बताएं यार, जगह ही नहीं है, मतलब इस एरिया में। इधर है ईरान इधर है, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, उसके बाद इधर ईरान है, ईरान हो गया, यूनान भी उधर ही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पहले, मतलब 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर और ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, उत्तर पश्चिम इधर से ही आए थे ना सब लोग, उत्तर पश्चिम से आने वाले। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, यहाँ पे नदी था, सिंधु नदी यहाँ पे था, तो सिंधु को हिंदोस और हिंदोस था इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहते थे। कि इसके जो पूरब में तो था
ये इसी को इंडिया कहते थे, जो वहाँ के ईरानी और यूनानी जो आए थे। भरत भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब एक ये जो भरत जो नाम का ये उल्लेख है, ये ऋग्वेद में जो मिलता है, वो एक थे जो कि आप लोग सरस्वती शिशु मंदिर के लोगों में आप इसको देख सकते हैं। वो भरत ही है, जो एक बाघ का जो वो दांत गिन रहे थे बचपन में। उनकी माता का नाम शकुंतला था शायद। वो बहुत बहादुर थे, तो उसी से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। मतलब पुरानी बात को हम कैसे जान सकते हैं? तो वहाँ की हम पुस्तकों को पढ़ के जान सकते हैं, या फिर उनकी लिखी गई कोई पुस्तक है तो उनसे जान सकते हैं, या फिर कुछ है प्रमाण तो उससे जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ये पुस्तकें हैं हाथ से लिखी जाती है तो उसको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से होता है। ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है। भुर्ज नाम का पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ताड़ का या तो ताड़ के पत्रों में ये लिखा जाता था। ताड़ नहीं होता है, ताड़ का एक पेड़ होता है। ताड़ का इस टाइप का एक पेड़ होता है जो बहुत ही ऊंचा होता है और ये पतला होता है। इसमें फलता है वो छोटा छोटा फल, इसका बहुत अच्छा रहता है वो। उसमें हम लोग इसको ताड़ बोलते हैं। तो वही इसमें बोल रहा है कि ताड़ पत्र। इसी के जो इसका जो पत्ता रहता है ना, वो नारियल के पत्ते के समान की तरह कुछ दिखाई देता है और चौड़ा चौड़ा रहता है। ये इसको हम लोग डमकोला भी बोलते थे। हम लोग गांव में इसको डमकोला बोलते थे। इसकी ताड़ की जो पत्ता था तो वो बहुत चौड़ा चौड़ा रहता था। इसी टाइप का रहता था। तो ये ताड़पत्र में लिखा गया है। ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में जो उगता था। और भोजपत्र वो है, हम लोग पूजा वगैरह में भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। अब पहले भी मतलब कुछ जैसे लिखना है मंत्र वगैरह, कुछ भोजपत्र में कुछ जैसे लिख के वो पहले पहनते थे बचपन में। मतलब या फिर आज भी बहुत से लोगों को देख लीजिएगा, ये भोजपत्र का इसमें भी लिखा जाता है। बहुत ही पतला रहता है, एकदम कागज से भी पतला रहता है ये। इतने वर्षों में पांडुलिपि समझ में आ गया ना। पांडुलिपि जो हाथ से लिखी ये पुस्तक हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है। पांडुलिपि हाथ से लिखा जाता है। ठीक है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दिए गए, या फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में, विहार मतलब स्थान, जो घूमने के लिए जो स्थान होता है। मंदिर मतलब मंदिर और विहारों में जो घूमने के लिए। पहले बिहार का नाम कैसे पड़ा? यहाँ पे घूमने लोग आते थे। बुद्ध धर्म में बिहार का बहुत ही स्थान है। मतलब घूमने का, भ्रमण का बहुत, उसी को भ्रमण करने को बिहार बोलते हैं।
उन्हीं का जो रहता है उन्हीं को वो बोलते हैं, या फिर बौद्ध विहार भी उसको बोलते हैं। और ये मंदिर तो आप लोग जानते ही हैं, मंदिर। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और वो व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, मतलब पहले जो है प्राकृत भाषा का लोग आम लोग करते थे, नॉर्मल। और लेकिन हमारा जो ये ग्रंथ है वो संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी मिलता है और तमिल में भी मिलता है। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों का उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख किसको बोलते हैं? ऐसा पत्थर, ऐसा लेख या पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। एक अभिलेख नहीं होता है, जैसे कि आज भी देखते हैं कहीं शिलान्यास वगैरह होता है, उसमें कुछ लिखा रहता है, उसमें वो शिलान्यासकर्ता का नाम, उनके बारे में पूरा चीज़ लिखा रहता है कि कब हुआ था, कब। तो उसी तरह से उत्कीर्ण करके पत्थर को काट के मतलब बनाया जाता था शिलालेख। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण मतलब होता है खुदवाना। मतलब इसमें जैसे ये लिखा है ना, ये सब चीज़ वो खुदवाना, मतलब जैसे ऐसे है ना, तो उसके नाम जैसे लिखा रहता है शिलान्यासकर्ता का, उसको एक छेनी वगैरह से काट के उसका नाम लिखा जाता है, उत्कीर्ण करवा। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। शासक जो है लड़ाइयों का लेखा जोखा रखते थे, कब किससे लड़ाई हुआ था। उसी तरह का ये अभिलेख, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक अभिलेख है। और ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख, यह जो अभिलेख है 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं। अशोक वो वही जो कि अशोक चक्र जो हम लोग झंड तिरंगा में देखते हैं, इन्हीं फिर उसी का अशोक स्तंभ जो 3 गो बाघ जो दिखाई देता है, इस टाइप से नहीं रहता है बाघ वाला, एक आगे रहता है, एक इधर रहता है, एक पीछे रहता है, 4 रहता है। हालांकि हमेशा किधर से भी देखने पे 3 ही दिखाई देता है। वो उत्कीर्ण करवाया गया था, उसी के बारे में बोल रहा है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों और अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो आपसे हम एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग लिखने में ये जो भाषा है, ये सब जो भाषा, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो लिखा गया है ये है 2, ये इसमें जो लिपि में इसको प्रयोग किया गया है, ये जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लिपि का नाम, इस लिपि में एक है यूनानी तथा अरामेइक, ये यूनानी भाषा में हो गया, और ये अरामेइक नामक ये 2 लिपियां हैं। इसी तरह जैसे कि ये देवनागरी लिपि है तो ये लिपि है। क्या तुम बता सकते हो
कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसमें बता नहीं सकते हैं हम लोग क्या क्या कठिनाइयाँ। उसके मतलब एक प्लेट का निर्माण किया जाता था, मतलब पत्थर का वो एक सिलबट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग आज, वो उसमें फिर छेनी वगैरह हथौड़ी वगैरह का इस्तेमाल से उसको नाम उत्कीर्ण किया जाता है। आज जैसे हम लोग देखते हैं शिलान्यास करता, जैसे कि अभी मोदी जी कहीं कुछ करते हैं तो उसके बारे में पट नहीं लिखाया जाता है, वही उसमें उत्कीर्ण करके उसको मतलब उनका नाम जैसे लिख दिया, जैसे इधर से नीतीश कुमार जैसे हो गया, इस तरह से उसमें लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। मतलब जो अध्ययन करता था, वो वस्तुओं का अध्ययन करता था, अतीत से बनी प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, मतलब उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों और चित्रों मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों या मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष कुछ मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर कोई दाना है अन्न का, अगर वो हो जाता है तो वो बना हुआ रहता है, जला हुआ टुकड़ा, वही बोल रहा है। बहुत ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक वो रहता है। और ये जानवर जैसे है, तो ये जानवर का मांस तो गल ही जाता होगा, मिट्टी में गल ही जाता है। सिर्फ अवशेष में हड्डी बचता है, तो वही हड्डियों से उनके बारे में पता लगाते हैं। तो वही में भी इसमें देखिए, अभी एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये पात्र, इसको हम लोग घैला बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं इसको। ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4300 वर्ष पूर्व होता था। समझ रहे हैं कि 4300 वर्ष पूर्व होता था। और इसका प्रयोग आज भी होता है। लेकिन इसका ये अब क्वालिटी क्या मतलब, अब आज हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि गांव में ये मिल जाता है आसानी से, और इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। दाहिने ये पुराना चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह का जो सिक्का है, इसका प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। देखिए, हम लोग का सिक्का कैसे नहीं भिन्न है। हम लोग का सिक्का जो रहता था अभी गोल सिक्का आ रहा है। आइए देखिए किस टाइप का सिक्का था, मतलब कोई आकार वगैरह कुछ है नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग का सिक्का देखिए एकदम अलग ही टाइप का आता है। अब पहले देखिए किस तरह का आता था। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, प्रश्न कर रहा है इसमें। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे।
स्रोत, क्या स्रोत उसका है, मतलब कोई चीज़ है तो उनका स्रोत क्या है। कुछ पांडुलिपि मिला, अभिलेख का पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः शोध शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उसको कहते हैं जो मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो बीत चुका है उनका अध्ययन करते हैं, उनको अतीत बोलते हैं। स्रोत से प्राप्त होने से स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। उनको पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है ना, उनसे हम इनकी सहायता से, इनके स्रोतों की सहायता से हम लोग धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस देखिए अभी हम लोग पढ़े थे ना, इसमें अतीत एक या फिर अनेक। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन में बहुत भिन्नता था। मतलब सबका अपना अपना अतीत था। पशुपालक का और कृषकों का, ये तो गरीब थे तो मतलब आमदनी तो इसकी कम थी, बहुत आय बहुत कम थी, तो इनका एक अतीत अलग अतीत था। राजाओं और रानियों ये महलों में वगैरह में रहा करते थे तो इनका एक अलग अतीत था। इनका जीवन से व्यापारी ये व्यापार वाणिज्य वगैरह करते थे, इनका एक अलग अतीत था। और शिल्पकार जो मतलब मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं, उनका एक अलग अतीत था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफी ही वैसा है। मतलब वहाँ पे नज़दीक में वो मिलता है तो उसका प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह का जो भेद है पहले भी विद्यमान था, आज जैसे है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि वो अमीर, उसके पास पैसा था तो शासक अपने क्या बोलते हैं उसको, रुतबा, शक्ति दिखाने के लिए अपना वो रखते थे लेखा जोखा, जबकि ये सबके पास उतना पैसा ही नहीं था। मतलब क्यों रखते हैं, मतलब ये उसके बारे में, अपने अतीत के बारे में, फिर इसके बारे में जानते कैसे हैं भाई? कब्रिस्तान वगैरह से हड्डी वगैरह जो प्राप्त होता है, छोटे छोटे घर, सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह जैसे हो गया, और फिर मतलब इस तरह से जो पुराने चीज़ होते हैं उनसे हम इनके बारे में जानते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें इनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है अभी, क्योंकि अभी इनका तो स्पष्ट, अभी तो साक्ष्य स्रोत इसका तो नहीं है अभी वो एकदम, जैसे राजाओं का वो अभिलेख वगैरह मिल जाता है, पांडुलिपि मिल जाता है, लेकिन इनका तो कोई है नहीं। तो अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखिए यहाँ पे कहता है तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब, अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या फिर
इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है ना। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे देखिए, एक हम तिथि का बता रहे हैं, तिथियों का मतलब जैसे कि ये है, मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, ये 0 इसको मान लिए। इधर बढ़ते हैं तो प्लस होते जाता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 100, 200, 300, 2000, मतलब बढ़ते जाएंगे इधर। और इधर भी जैसे जाते हैं इधर से भी बढ़ते जाते हैं, जैसे कि इधर से 100, 200, लेकिन इधर नेगेटिव है, इधर माइनस में हम लोग जा रहे हैं और इधर पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो ये ईसा मसीह से जो पहले हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। इंग्लिश में BC बोलते हैं, या फिर इसको BCE भी बोलते हैं हम लोग, BCE, बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा। और इनके बाद जो है इधर हम लोग बोलते हैं आफ्टर कॉमन ईरा, ACE भी बोलते हैं, या फिर AD भी बोलते हैं, आफ्टर। ये देखिए यहाँ पे एक लिखा भी है, देखिए नीचे, ये देखिए, है ना। अंग्रेजी में BC, मतलब अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, है ना। ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE, कॉमन ईरा, CE भी हम लोग देखते हैं इधर, कॉमन ईरा, और CE तथा BC की जगह BCE, बिफोर कॉमन ईरा का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा BCE का बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले, BP। इधर जो है BP का भी प्रयोग होता है, BP भी बोल देते हैं इसको, BP, बिफोर प्रेजेंट। इधर हो गया आपका ये ईसा मसीह से यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ पे ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ था। इनके बाद इपार ये कॉमन ईरा हो गया, और इधर हो गया कॉमन ईरा, या फिर AD भी बोलते हैं इसको। ये बिफोर BC हो गया, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन ईरा। इधर हो गया AD या फिर कॉमन ईरा, कॉमन ईरा फिर वो या फिर बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ कि इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। जैसे कि एक था ना वहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व, जैसे 2500 वर्ष पूर्व अगर लिख दे, 2500 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ से 2500 वर्ष पूर्व। यहाँ पे BC, जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, 3 पर 2 तिथियाँ, 3 देखते हैं, 3, ये देखिए यहाँ पर ना 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व और 4700 वर्ष पूर्व।
और 4700 वर्ष पूर्व। तो हम उसके लिए उसका प्रयोग करेंगे। इधर इसका पूर्व की बात कर रहे थे, इधर बात करेंगे हम 2500 BC ईसा पूर्व। और इसके बाद यदि इसके बाद है तो इधर जैसे कि इधर आ जाएंगे हम ईसा मसीह के जन्म के बाद। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। मतलब एक बोल रहा है कि साक्षात्कार लेना था, आप तैयार कीजिए, आप कल्पना कीजिए क्या क्या उससे आप पूछना चाहते हैं कि वो कैसे करते हैं, उनकी क्या चीज़ होती है, औजार वगैरह, यही ना हम लोग पूछ सकते हैं। उनकी प्रोसेस पूछेंगे, क्या प्रक्रिया है, यही सब पूछेंगे और क्या पूछेंगे। फिर यहाँ पे आप बोल रहा है सुमेलित कीजिए। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी किधर, क्या नर्मदा घाटी, देखिए नर्मदा घाटी में क्या मिला था, नर्मदा घाटी में संग्राहक मिला था। ये देखिए है ना, कुशल संग्राहक। नर्मदा नदी 1 लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आते हैं आप इस पर, कुशल संग्राहक थे, तो यही है ना नर्मदा घाटी का क्या हो जाएगा, आखेटक और संग्राहक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। संग्रह करता था और जड़ों आखेटक है ना, आखेटक भी करते, जानवरों का आखेट भी करते थे। तो पहला का हो गया ये। और दूसरा क्या है, मगध। मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य था। मगध मतलब बिहार सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मगध। ये देखिए मगध एक विशाल राज्य स्थापित किया था। हो गया। अब तीसरा देखिए क्या है, गारो पहाड़ियाँ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। गारो तथा मध्य भारत विंध्य प्राणियों में पता लगा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल उगाया गया था और है ना, कृषि का विकास हुआ था। आरंभिक कृषि, गारो और विंध में आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इनकी सहायक नदियाँ, ये है यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व के नगर मिले थे ना, सिंधु और इनकी सहायक नदियाँ, देख लीजिए यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व, अभी हम लोग पढ़े थे। सिंधु और इनकी सहायक नदियाँ है ना, आरंभिक नगर, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी मिल जाती है ना, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के कारण कुछ आरंभिक नगर है ना, कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तट इलाकों के नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा नदी के जो किनारे हुआ था 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन जो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियाँ था लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के कारण कुछ आरंभिक नगर का विकास हुआ था, फले फूले है ना। तो ये है
सिंधु और इनकी सहायक नदियाँ। ये ये प्रथम नगर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। गंगा नदी में क्या मिला था? सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ में प्रथम नगर। और गंगा घाटी में क्या मिला था? 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है। और ये गाड़ों में हो गया आरंभिक कृषि नर्मदा नदी के किनारे आखेटक। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिए, उपयोगी शब्द है यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। चर्चा करें, आओ चर्चा करें। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसमें क्या उत्तर हो सकते हैं? रसीदा का प्रश्न क्या है? रसीदा का प्रश्न, अचानक उनकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है, यह कैसे जान सकता है इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे जान सकता है? तो वो उसका जानने का तरीका है ना, पुरातत्वविद जानते हैं। पुरातत्वविद उनकी हड्डियों वगैरह की हड्डियाँ या फिर पुरानी चीज़, मिट्टी के बर्तन, वहाँ की लिपियाँ, पांडुलिपियाँ वगैरह देखकर वो उनका अध्ययन करते हैं। अभिलेखों वगैरह का अध्ययन कर वो जानते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है? पत्थर की बनी क्या होता है? पत्थर की बनी पुरातत्वविद के पास क्या पाया जाएगा? छेनी वगैरह रहेगा, तो ये लोहा का हो गया। पत्थर का सिलवट वगैरह, ये मतलब पट्टी, इस पर लिखिएगा। ये भी पहले हथौड़ी भी, इस टाइप का हथौड़ी भी वगैरह भी बना मिलता था पहले। तो ये भी पत्थर का पहले बना होता था। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा भी है। फिर अब ये साधारण स्त्री और तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इनके बारे में तुम क्या सोचती हो? मतलब स्त्री, साधारण जो स्त्री था, वो श्रमिक वगैरह, वो उसके पास हम क्या नहीं रखते थे? उनको मतलब इस सबसे कोई मतलब ही नहीं था। उनको दिखावेबाजी से कोई मतलब ही नहीं था। राजा वगैरह क्या था, उनको दिखाना था, और उनके पास दिखाना भी था, उनके पास पैसा भी था। और इनके पास पैसा भी नहीं था, उनके पास रुचि भी नहीं था, इसलिए क्या दिखाते? कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है ना? राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो राजा जो होते थे, उनके पास तो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, और ये आर्थिक रूप से निर्धन थे, नंबर 1। नंबर दूसरा, इनका जो रहन सहन था बहुत हाई लेवल का था, स्टैंडर्ड लिविंग। और इनका जो था रहन सहन बहुत लो क्वालिटी का रहता होगा। ये अपने जैसे कि इतिहास लिखते थे, ये इतिहास वगैरह अपना नहीं लिखते थे। ये युद्ध वगैरह में जाते थे तो लिखते थे। इनका इस टाइप का कोई इतिहास नहीं है। फिर क्या है, ये देखिए,
पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि इसको बोलता है जो जिसको हाथ से लिखा जाता था, वो पांडुलिपि है। और अभिलेख होता था वो जो सिलवट वगैरह उस पर लिखा जाता था, वो अभिलेख है ना। वो एक पत्थर की एक अथी पे लिखा जाता था, अभिलेख इस टाइप से कुछ। वो अंतर बोल रहा, वही हो गया अंतर। जैसे पांडुलिपि में जैसे कि हम लोग भोजपत्र या फिर भोजपत्र या फिर ताड़ के पत्र वगैरह पर लिखते थे, है ना। इस टाइप का जो था, एक लंबा जैसा इसमें ये जैसे ये देखिए, ये है पांडुलिपि, है ना। पांडुलिपि ये पुस्तक ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, है ना। पांडुलिपि हाथ से लिखा होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट था। ताड़पत्र वगैरह से, ताड़पत्र या फिर भोजपत्र वगैरह से ये लिखा जाता था, जैसे ये है ना। और अभिलेख जो है, अभिलेख होता था ऐसा लेख, पत्थर अथवा धातु जिनके अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। तो ये इस टाइप का एक मिलता था सिलबट, है ना, पत्थर का एक पट्टी का, उसी पर लिखा जाता था। इसी को बोलते थे हम लोग अभिलेख। ठीक है, धन्यवाद। ये तिथियों को बहुत इनमें ना, अगर इस अध्याय में देखा जाए तो मेन चीज़ जो इसका जो होता है, यही है मेन, कि कृषि का आरंभ हुआ था 800 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता में प्रथम नगर बना था 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर या फिर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और फिर वर्तमान जो है अभी 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो जो मेन जो इस चैप्टर में है, मतलब जो हम लोग को जानना चाहिए, बस इसमें यही जानना है कहाँ पे क्या क्या होता था। जैसे कि देखिए, अगर इसका अगर शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहते हैं आप लोग, तो इसमें जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के पास जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के पास नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के पास क्या था, कई लाख वर्ष पहले यहाँ पे कुशल संग्राहक यहाँ रहते थे, है ना। आरंभिक लोगों के पास वहाँ पे कुशल संग्राहक रहते थे, है ना। आरंभिक लोगों में कुछ विशाल संपदा परिचित थे और भोजन के लिए जड़ें, फलों और फिर जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह करते थे। मतलब आखेटक वगैरह, शिकारी वगैरह थे नर्मदा नदी के सबसे पहले नर्मदा नदी के आसपास ये एरिया में। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी सुलेमान कृथर में, यहाँ पे क्या था, 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ बना था। तो यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन वगैरह कि गेहूँ सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। तो गेहूँ सबसे पहले यहाँ पे बना था, तो यहाँ हम कह सकते हैं गेहूँ। और फिर ये है सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ हुआ था, यहीं पे हुआ था सबसे पहले गेहूँ और जौ। ठीक है, ये फिर है फिर बोल रहा है इसमें उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ पे क्या हुआ था, गारो और विंध्य पहाड़ियों के पास यहाँ कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल जो है ना, पूछेगा कि चावल का अवशेष कहाँ से, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया जाता था। तो ये एरिया में सबसे पहले चावल उपजाया जाता था, विंध्य पहाड़ी का पास, है ना। विंध्य के उत्तर में स्थित था यहाँ पे। ये है मैन। और इसका जो और है सिंधु और उनकी सहायक नदियों का पता लगाना। यहाँ पे आरंभिक नगर, यहाँ पूछेगा एग्जाम में, जैसे कि आरंभिक नगर का कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले आरंभिक नगर जो है सबसे पुराना, तो यहाँ 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे मिलता था।
और ये जो है इनकी गंगा नदी के पास 2500 वर्ष पूर्व मिलता था नगरों का निर्माण। गंगा के पास या फिर समुद्री तटों में 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ से ये भी जानने का चीज़ है कि मतलब उपमहाद्वीप क्या होता है। उपमहाद्वीप होता है एक मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे समुद्र और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा होता है ना। बटे होने के कारण भारत को इस एग्ज़ाम में मेंस वगैरह में पूछ सकता है कि उपमहाद्वीप क्या होता है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दिया जाता है। तो उसमें क्योंकि ये समुद्र वगैरह से घिरा हुआ है, पर्वत पहाड़ों से घिरा होने के कारण एक अलग तरह का एक कॉन्टिनेंट का निर्माण करता है, इसलिए इनको उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं जानने लायक। अब बाकी ये भी जानने लायक था कि पांडुलिपि क्या होता है। पांडुलिपि ये हो गया पांडुलिपि, और ये अभिलेख क्या होता है, बस और कुछ नहीं इसमें जानना है। पांडुलिपि, अभिलेख और ये पुरातत्वविद क्या होता है, पुरातत्वविद के बारे में यहाँ पे तो लिखा भी है नीचे। यहाँ पे देखिए यहाँ उपयोगी शब्द है ना, सब के बारे में जानना, जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्वविद, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। और इसके बारे में यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।